डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। फर्टिलाइजेशन जो कि सामान्य तौर पर विभिन्न पौधों में मेल एवं फीमेल फ्यूजन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के संचालन के लिए मेल एवं फीमेल गैमेट्स का कांटेक्ट में आना आवश्यक है। इसलिए मेल गैमेट को ओव्यूल एवं एम्ब्रियोसेक ये और उसमें प्रेजेंट फीमेल गैमेट या एग सेल तक ले जाने का जो काम है वो पराग नलिका के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया को नाल युग्मनी यानी कि साइफोनोगैमस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निषेचन से पूर्व परागण होना आवश्यक है। तो पहले जाने कि परागण क्या है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, समझ चुके हैं कि पराग कणों के पराग कोश से उसी फ्लावर या दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर स्थानांतरण की क्रिया को परागण करते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर। तो परागण के लिए परागकणों का परागकोश से विमुक्त होना आवश्यक है और ये सब कार्य जो होता है परागकोश के मैच्योर होने पर उसके अंदर जो डेसेंस होता है जो कि कई प्रकार का होता है उसके द्वारा संभव होता है। ये सब हम पॉलिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब हम जाने कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, सबसे पहले इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने लिलियम में की थी 1884 में। तो निषेचन के लिए आवश्यक है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आए। तो ये जो स्टेप्स हैं जिनमें से फर्स्ट स्टेप है पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जब पूर्णतः विकसित होने के पश्चात जो एंथर्स हैं उनके स्फुटन के द्वारा पॉलन ग्रेन्स फ्री हो जाते हैं और ये जो फ्री पॉलन ग्रेन्स हैं ये विभिन्न कारक जैसे टेम्परेचर, तेज धूप और ड्राइनेस इसके प्रति क्या होते हैं, बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं और ये वायबल होते हैं इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके जो मैच्योर गाइनोशियम है उसके स्टिग्मा से एक चिपचिपा द्रव्य जो होता है वो सिक्रीट होता है, जिसमें कि जब पॉलिनेशन होता है तो पराग कण उसमें चिपक जाते हैं अथवा अटक जाते हैं। और इसके साथ ही जो जैसे पिटूनिया प्लांट है इसमें या कॉस्मोस में ये जो म्यूसिलेजिनस प्लांट है वो जल रागी प्रोटीन से युक्त होता है। मतलब पराग कण जब इस द्रव्य को अवशोषित करते हैं तो वो फूल जाते हैं और इनके आयतन में वृद्धि होती है और वृद्धि होने के पश्चात इनके जो बाह्य चोल है वो नरम हो जाता है और इसका जो इंटाइन है वो एक अतिवृद्धि के रूप में बाहर आ जाता है जिसको कि जर्म ट्यूब कहते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसके पहले हम जान लें क्या स्टेप्स हैं 7। सेकेंड स्टेप है पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब, देन ग्रोथ ऑफ pollen tube, then entry of pollen tube in the ovule, फिर pollen tube की एंट्री एम्ब्रियो सैक में और एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के पश्चात डिस्चार्ज होना मेल गैमेट्स का और लास्ट वाला प्रोसेस है गैमेटिक फ्यूजन। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इस चित्र में गाइनोशियम जिसमें पहला स्टेप जो हमने अभी
पढ़ा परागकणों का अंकुरण। इसमें ऊपर जो स्टिग्मा है उसके ऊपर परागकण दिखाई दे रहे हैं जो कि अंकुरित होते हुए पराग नलिकाएं बनती जा रही है। कुछ में छोटी हैं, कुछ में बड़ी हैं। और ये जो एक पराग नलिका है ये सक्सेसफुली स्टाइल से होती हुई और कहाँ एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पराग कणों के अंकुरण से पराग नलिका किस प्रकार पहुंच रही है। अंदर एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है वो प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका दिखाई दे रही है। ये जो पॉलन ट्यूब्स हैं, पॉलन ट्यूब परागकण कोशिका के जो विभाजन से जो जनरेटिव सेल के द्वारा दो मेल गैमेट्स बनते हैं। जो जनन कोशिका यदि परागकण में विभाजन नहीं करती तो फिर इसका विभाजन पराग नलिका में बनता है और दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकणों के अंकुरण यानी कि पॉलन ट्यूब के विकास में जो समय लगता है उसी को कहते हैं जर्मिनेशन पीरियड। और ये जो अवधि है जर्मिनेशन पीरियड की, ये विभिन्न पौधों में, आवृतबीजी पौधों में अलग अलग हो सकती है। किसी में 3 घंटे, जैसे मक्का में 5 मिनट, बीटा वल्गैरिस में 2 घंटे, या गेराया में 3 दिन तक जर्मिनेशन पीरियड होता है। और पराग नलिका की जो लंबाई भी है वो भी हर पौधे में अलग अलग होती है। सामान्यतः किस पे निर्भर होगी? ये वर्तिका की लंबाई पर। कुछ पौधों में पराग नलिका की लंबाई कुछ मिलीमीटर होती है, जबकि मक्का आदि में काफ़ी लंबी पॉलन ट्यूब देखी गई है। और जनरली एक परागकण से एक ही पॉलन ट्यूब बनती है। तो इस प्रकार इनको कहते हैं मोनोसाइफनस। इस प्रकार के जो परागकण होते हैं मोनोसाइफनस। लेकिन कुछ पौधों में एक से ज़्यादा, जैसे मालवा, एल्थिया वगैरह में 10-10 तक पॉलन ट्यूब बनती है एक ही परागकण से। तो ऐसे जो परागकण हैं वो पॉलीसाइफनस कहलाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र जो हमें दिखाई दे रही है। वर्तिकाग्र के क्या कार्य हैं कि ये किसी भी पुष्प के छायांक का वर्तिकाग्र क्या एक रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह कार्य करता है और परागकण को एक सफिशिएंट स्पेस देता है, जर्मिनेशन के लिए नमी प्रदान करता है। और जब तक कि पराग नलिका स्टाइल में एंटर नहीं कर जाती तब तक वो उसको पर्याप्त नमी देता है। ये देखिए, ये है परागकण जो कि वर्तिका के ऊपर है और इनमें से निकल रही हैं बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स और वर्तिकाग्र के ऊतक में प्रवेश कर रही हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप था, पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पराग नलिका में जब अंकुरण हो जाता है तो उसके पश्चात जो पॉलन ट्यूब के पहले तो अपना जो वो रास्ता है वो स्टिग्मेटिक पेपिला होते हैं उनके बीच बनाती है और उसके बाद वर्तिका के ऊतकों के बीच से वृद्धि करते हुए नीचे की ओर यानी कि बीजांड की ओर बढ़ती जाती है। कुछ में आपको बताया कि वर्तिका की लंबाई सब में अलग अलग होती है, अतः जितनी लंबी स्टाइल होगी उतना ही पराग नलिका पेपिला के बीच में से होती हुई उतनी ही पराग नलिका का मार्ग भी उतना ही लंबा होता है। तो पराग नलिका की वृद्धि मुख्यतः वर्तिका की आंतरिक बनावट से सर्वाधिक प्रभावित होती है और यही नहीं, वर्तिका में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यूज। और इनकी उपस्थिति, ट्रांसमिटिंग टिश्यू किस प्रकार की है, इसकी सघनता, विरलता या पूर्णतया अनुपस्थिति भी पराग नलिका की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम ये देखें कि आवृतबीजी पौधों में कितने प्रकार की वर्तिका पाई जाती है। 3 प्रकार की वर्तिका देखने को मिलती है। ओपन स्टाइल जो कि पेपावरेसी कुल के पौधों में पाई जाती है, जो कि वर्तिका में स्पष्ट और अपेक्षाकृत चौड़ी ट्यूब होती है। हाफ क्लोज्ड स्टाइल, इस प्रकार की वर्तिका चौड़ाई में कम होती है
और इसमें इधर उधर बिखरे हुए जो ट्रांसमिटिंग टिश्यूज हैं वो 2 या 3 परतों में ग्लैंडुलर फॉर्म में कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो इनकी कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उनके बीच में से होते हुए परागनली अपना मार्ग बनाती है। फैमिली कैक्टेसी। तीसरे टाइप का है क्लोज स्टाइल। इस प्रकार की जो वर्तिका होती है बहुत ही सक्रिय होती है और इसमें ट्यूब नहीं होती और सुविकसित ट्रांसमिटिंग टिश्यूज की सेल्स पाई जाती है और इनके बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है। अतः पराग नली को बीजांड तक पहुंचने के लिए इन ट्रांसमिटिंग जो टिश्यूज हैं इनकी सेल्स को भेद कर पार करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका धतूरा और गॉसिपिया। तीसरा जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पराग नली की वृद्धि। जैसा कि आपको बताया कि जब खुली वर्तिका होती है तो उसकी एपिडर्मल सेल्स एक श्लेष्मा स्रावित करती हैं और जिसमें बनी हुई नाल में पॉलन ट्यूब ओवरी की ओर बढ़ती चली जाती है। जबकि बंद अगर टाइप की स्टाइल है तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में से होती हुई ओवरी की ओर वृद्धि करती है। तो जो पॉलन ट्यूब है वर्तिका से होती हुई अंत में ओवरी तक पहुंच जाती है और ओवरी तक इस पहुंचने की प्रक्रिया को एक विशेष प्रकार की गति कीमोटैक्सी कहा जाता है, जिससे कि रासायनिक व जल अनुचरण के कारण ही पराग नली की वृद्धि हमेशा बीजांड की तरफ ही होती है। इस थर्ड प्रोसेस के बाद आप ये देखिए, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल। ये अंडक की संरचना है, अंडक बना हुआ है। इसमें पॉलन ट्यूब किस किस तरह से एंटर करती है। अगर बीजांड द्वार के द्वारा पराग नलिका की एंट्रेंस होती है ओव्यूल तक तो पोरोगैमी कहलाता है। अगर पॉलन ट्यूब अंडक के अंदर चलाजल एंड जो ऊपर निभाग वाला हिस्सा है वहाँ से भेद कर और फिर माइक्रोपाइल से एंटर करती है तो इसे कहते हैं चलाजोगैमी। और तीसरा टाइप का है मीजोगैमी। जब पॉलन ट्यूब जो बीजांड है उसके इंटेगुमेंट से होती हुई एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। जैसा कि एग्जाम्पल इसका मिलता है हमें कुकुरबिटेसी आदि के अंदर। तो ये 3 तरह से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। देन फिफ्थ स्टेप, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। जब माइक्रोपाइल से होकर के पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है, चाहे पॉलन ट्यूब बीजांड में किसी भी प्रकार से हो, यानी कि चलाजोगैमी हो, पोरोगैमी हो या मीजोगैमी हो, परंतु उस एम्ब्रियो सैक में जो हमेशा जो इसकी एंट्री है वो हमेशा माइक्रोपाइलर सिरे से ही होती है, क्योंकि जो एग अपरेटस है वो इसी तरफ मिलता है। तो भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश या तो भ्रूण कोश की भित्तियों को भेदते हुए एग सेल, वो एक जो इसके साथ सहायक कोशिका होती है उसके बीच में से, या सीधे ही सहायक कोशिका को भेदते हुए हो सकता है। ये देखिए आप, इसमें एक डायग्राम होगा ये वाला, इसमें देखिए ये समुच्चय बना हुआ है, पराग नली में छोड़े गए पदार्थ और फिर छोटी होती हुई सहायक कोशिका, यहाँ से इसमें एंट्री हो रही है। तो हम जो स्टेप ये वाला पढ़ रहे थे, पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। इसके बाद जो स्टेप है 6th स्टेप, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इन एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट्स किस प्रकार मुक्त होते हैं अभी तक पूरा प्रोसेस जानकारी नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि पॉलन ट्यूब भ्रूण कोश में एग अपरेटस और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच वाले हिस्से में पहुंचकर ही मेल गैमेट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं इसके अंदर। अधिकांश जो प्लांट्स हैं इसमें बीच वाले हिस्से में पहुंचकर जो पॉलन ट्यूब है उसका अगला सिरा डिसॉल्व हो जाता है और जो दोनों मेल गैमेट्स हैं वो
एम्ब्रियो सैक की गुहा में विसर्जित हो जाते हैं। तो पराग नलिका का कायिक केंद्रक जो होता है इससे पूर्व ही विघटित हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन जब पॉलन ट्यूब से दोनों मेल गैमेट्स के फ्री होने के फौरन बाद एक मेल गैमेट एग सेल या फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है और फ्यूजन की इस प्रोसेस को ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं। ये देखिए ये वाला चित्र। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं इसमें इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डिप्लॉयड हो जाता है और इसे जाइगोट या ऊस्पोर कहते हैं। देख रहे हैं आप चित्र में अंड केंद्रक, शुक्राणु का केंद्रक, फिर ये और फिर फ्यूजन। अब हम देखते हैं कि आवृतबीजी जो पौधे हैं इनमें डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। अब ये क्या चीज़ है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जैसे अगर हम इसको स्टेप्स में समझें तो फर्स्ट स्टेप सिनगैमी यानी कि मेल गैमेट प्लस एग सेल इनका फ्यूज़न हो और डिप्लॉयड ऊस्पोर बने, दैट इज़ ट्रू फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो बताया था नवाश्चिन ने 1898 में। अब इस ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होगा, मेल गैमेट जो सेकेंड है दैट विल बी फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है। तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। तो जो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें कि मेल गैमेट का एग सेल के साथ फ्यूज़न, ऊस्पोर का बनना, साथ ही दूसरा प्रोसेस दूसरा मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न होकर के एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूज़न। और ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूज़न इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। दो प्रोसेस हो गए। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन आपको बताया सिनगैमी, दूसरा बताया आपको कि जिसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। अब हम ये देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना है वो उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा, क्योंकि ट्रिप्लॉइड जो एंडोस्पर्म है उसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट प्लांट के क्रोमोसोम्स हैं। अतः ऐसे पोषण को प्राप्त करके जो एम्ब्रियो है वो सबल होगा और आगे चल कर के जो उनकी जो संतति होगी, जो स्वस्थ प्लांट्स विकसित होंगे। अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण जो है वो फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन से पहले होगा तो एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होगा, परंतु यदि कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो एंडोस्पर्म की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, तो वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें यदि एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो सैक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो कि ट्रिपल फ्यूज़न से बनता है उसमें अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, अतः विकासशील भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट fertilization. Thank you.